नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस चैनल मूवीज़ एक्सप्लेन पीएमएस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत बढ़िया मूवीज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करते जाना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और आज देखते हैं एक कहानी और उस कहानी को आज समझते हैं। तो चलो दोस्तों, हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए उस वीडियो को प्ले करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो कैसी होने वाली है। तो चलो दोस्तों। सुबह का वक्त था। आसमान बिल्कुल साफ, हल्की हवा समंदर की सतह को चूम रही थी। ब्लू होराइजन नाम की एक खूबसूरत नाव धीरे धीरे लहरों को चीरती आगे बढ़ रही थी। उस पर था एक खुशहाल परिवार, आयुष, उसकी पत्नी रिया, उनकी 14 साल की बेटी मीरा और 8 साल का बेटा कबीर। चारों के चेहरे पर छुट्टियों की मुस्कान थी। शहर की भागदौड़ से दूर ये सफर उनके लिए सुकून का पल था। आयुष कैमरा से अपनी फैमिली की वीडियो बना रहा था। रिया सीगल्स को देखकर खुश हो रही थी। मीरा अपने हेडफोन में म्यूजिक सुन रही थी और कबीर नाव के किनारे बैठकर पानी में पैर डाल खेल रहा था। दूर दूर तक बस नीला आसमान और नीला समंदर फैला था, जैसे दोनों एक दूसरे में घुल गए हों। ये पल परफेक्ट था, शांत, खूबसूरत और सुकून भरा। मगर उन्हें क्या पता था कि यही सन्नाटा कुछ घंटों बाद उनकी जिंदगी का सबसे भयानक तूफान बनकर टूटने वाला है। रिया अपनी डाइविंग किट पहनती है और मुस्कुराते हुए पानी में कूद जाती है। कैमरा उसके हाथ में था और नीले समुद्र की गहराई उसे अपने भीतर खींच रही थी। ऊपर से सूरज की किरणें पानी में सुनहरी धारियों की तरह उतर रही थीं। नीचे का दृश्य किसी जादुई दुनिया जैसा था। रंग बिरंगी मछलियां, चमकते हुए कोरल और अद्भुत शांति। वह कुछ खूबसूरत तस्वीरें लेती है, तभी उसकी नजर एक चट्टान के बीच फंसे एक नीले चमकते पत्थर पर जाती है। पत्थर की रोशनी किसी सांस की तरह धड़क रही थी। जिज्ञासा में वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है और जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर को छूती हैं, पूरा समुद्र मानो कांप उठता है। रिया चौंक जाती है। उसके चारों तरफ बुलबुले घूमने लगते हैं। ऊपर नाव पर लगे सारे उपकरण अचानक बीप करने लगते हैं। कंपास घूमने लगता है और रेडियो से अजीब सी फटफटाहट आने लगती है। सब कुछ अचानक असंतुलित हो जाता है, जैसे किसी ने समुद्र की आत्मा को जगा दिया हो। रिया तेजी से ऊपर तैरती है और आयुष उसे पकड़कर नाव पर खींच लेता है। लेकिन जैसे ही वह नाव पर आती है, हवा में एक अजीब सन्नाटा महसूस होता है। कुछ पल पहले जो समंदर लहरों से नाच रहा था, अब बिल्कुल ठहर गया था। न कोई हवा चल रही थी, न पानी में कोई हलचल। आसमान का नीला रंग धीरे धीरे धूसर और फीका पड़ने लगा था, जैसे किसी ने उसके ऊपर एक पारदर्शी पर्दा डाल दिया हो। दूर उड़ते सीगल्स अचानक गायब हो चुके थे। आयुष उलझन में आसमान की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि सूरज की चमक अब स्थिर नहीं है, वह किसी अजीब तरीके से झिलमिला रही है। रिया की हथेली में पकड़ा वह नीला पत्थर अब और ज्यादा तेज रोशनी छोड़ रहा था, मानो किसी ऊर्जा को बाहर निकाल रहा हो। ये क्या हो रहा है आयुष? रिया कांपती आवाज में पूछती है, लेकिन उसके सवाल का जवाब खुद माहौल दे चुका था। पूरा सागर अब एक साइलेंस जोन बन चुका था, जहां हर चीज जिंदा होते हुए भी मृत जैसी लग रही थी। मीरा सबसे पहले नोटिस करती है कि नाव की रेलिंग के पास का पानी नीचे जा रहा है। वह घबराकर चिल्लाती है, माँ, पानी घट रहा है। आयुष और रिया जब किनारे झांक कर देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समंदर की सतह धीरे धीरे नीचे जा रही थी, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से पानी को खींचना शुरू कर दिया हो। कुछ ही मिनटों में लहरें गायब हो गईं और नीचे से चिपचिपी गहरी मिट्टी बाहर आने लगी। हवा में मछलियों की गंध भर गई। बोट धीरे धीरे नीचे झुकने लगी, रस्सियां चरमराने लगी और बच्चों के चेहरे पर दहशत साफ थी। मीरा रोने लगी, जबकि छोटा कबीर डर के मारे अपनी मां से लिपट गया। आयुष इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट अब रेत में फंस चुकी थी। दूर तक देखने पर कोई भी लहर, कोई भी आवाज नहीं, बस खामोशी। समंदर जैसे मर चुका था। रिया फुसफुसाई, क्या पूरा पानी चला गया? और उस खामोश सवाल का जवाब था एक गहरा डर। अब नीचे क्या छिपा है, कोई नहीं जानता। आयुष ने सबसे पहले बोट से नीचे छलांग लगाई और उसके पैरों के नीचे की मिट्टी ने अजीब सी चिपचिपी आवाज की। बाकी परिवार भी सावधानी से नीचे उतरा।
चारों तरफ बस गीली टूटी हुई जमीन फैली थी, मानो सदियों से छिपी धरती अचानक खुल गई हो। जहां कभी नीला समंदर था, अब वहां दरारों से भरी भूरी सतह थी। मरी हुई मछलियां और विशाल डॉल्फिन्स की लाशें जगह जगह बिखरी थीं, जो अब सांस लेने की कोशिश में तड़प रही थी। हवा में नमक, सड़ांध और खून की गंध घुल चुकी थी। रिया ने अपना मुंह ढक लिया। मीरा ने डर से आंखें बंद कर ली। दूर तक कोई आवाज नहीं, बस हर कुछ सेकंड में किसी मछली की आखिरी फड़फड़ाहट सुनाई देती थी। आसमान अब और अजीब लग रहा था, जैसे रंग खो चुका हो। आयुष धीरे से बुदबुदाया, हम समुद्र के नीचे हैं। इस एहसास ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। चारों तरफ बस वीरानी थी और धरती जैसे खुद कह रही थी, यह तुम्हारी दुनिया नहीं रही। आयुष ने अपना बैग खोला और भीतर से कंपास निकाला ताकि यह पता चल सके कि वे किस दिशा में हैं। लेकिन कंपास की सुई लगातार घूम रही थी, बिना रुके, बिना दिशा के। वह माथे पर पसीना पोंछते हुए बुदबुदाया, यह कैसे हो सकता है? उसने तुरंत जीपीएस डिवाइस ऑन किया, पर स्क्रीन पर एक लाल चेतावनी झिलमिला रही थी, मैग्नेटिक रिवर्सल डिटेक्टेड। आयुष की सांसें रुक रुक कर चलने लगी। उसने गहरी नजरों से आसमान की ओर देखा। सूरज अब अपनी सामान्य दिशा में नहीं था और उसके प्रकाश की तीव्रता असमान हो चुकी थी। चारों तरफ चुंबकीय झंकार जैसी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे हवा में बिजली घुली हो। रिया ने डरते हुए पूछा, मतलब क्या है इसका? आयुष धीमे स्वर में बोला, धरती के ध्रुव बदल गए हैं। सब कुछ ठहर गया। यह सिर्फ समंदर का सूखना नहीं था, बल्कि धरती की पूरी संतुलन शक्ति उलट चुकी थी। मीरा ने अपने पापा का हाथ कसकर पकड़ा और कबीर ने धीरे से कहा, क्या अब हम घर वापस जा पाएंगे पापा? लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। रिया बोट पर वापस आती है और टूटे फूटे उपकरणों के बीच रेडियो सेट को उठाती है। वह उम्मीद में उसके स्विच को घुमाती है, लेकिन कुछ पल तक सिर्फ कर्कश आवाजें और सिग्नल की चीख सुनाई देती है। वह चैनल बदलती है, बार बार ट्राई करती है, तभी अचानक रेडियो से एक कमजोर आवाज उभरती है, अगर तुम जिंदा हो, पहाड़ी की तरफ बढ़ो। आवाज भारी सांसों में डूबी थी, जैसे कोई आदमी बोलते बोलते टूट रहा हो। फिर उसने कहा, पानी लौटने वाला है, बहुत जल्द। और उसी के साथ रेडियो से तेज सिसकारी की आवाज आई। फिर सब कुछ शांत हो गया। रिया ने घबराकर आयुष की ओर देखा। किसी ने बात की, कोई और भी जिंदा है। आयुष तेजी से उस डिवाइस को पकड़े देखता है, लेकिन अब स्क्रीन पर सिर्फ नॉइज थी। आसमान में बादल गहराने लगे थे, हवा ठंडी और भारी हो गई थी। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर सच में पानी वापस आने वाला था, तो इसका मतलब यह था कि यह मौन समुद्र जल्द ही अपनी पूरी ताकत के साथ लौटेगा और उनके पास वक्त बहुत कम है। रिया अभी भी रेडियो को थामे थी कि अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। आयुष ने सिर उठाकर चारों तरफ देखा। हवा में अजीब सी गड़गड़ाहट फैलने लगी थी, मानो धरती किसी दबी हुई चीख को बाहर निकाल रही हो। अगले ही पल जमीन ने जोर का झटका दिया। मछलियों और डॉल्फिन्स की लाशें उछलकर हवा में गईं और धूल का गुब्बार उठ गया। नाव का पिछला हिस्सा चरमराने लगा और कुछ ही सेकंड में ब्लू होराइजन का आधा ढांचा टूटकर नीचे धंस गया। मीरा और कबीर गिरते गिरते बचे। आयुष ने तुरंत दोनों को अपनी बाहों में समेट लिया। जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं, जो धीरे धीरे फैलती जा रही थीं। हर दरार के नीचे से किसी विशाल चीज की कंपन महसूस हो रही थी, जैसे कोई दैत्य धीरे धीरे करवट ले रहा हो। रिया की आंखें फैल गईं। उसने फुसफुसाकर कहा, आयुष, ये भूकंप नहीं है, ये नीचे कुछ हिल रहा है। नीचे की सतह से एक गहरी भारी गर्जना उठी, इतनी गहरी कि हवा खुद थरथराने लगी। ऐसा लगा मानो सैकड़ों सालों की नींद से कोई प्राचीन समुद्री राक्षस जाग उठा हो। भूकंप के झटकों के बाद जमीन में जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके थे। मीरा और रिया किसी तरह संभल रही थीं कि तभी कबीर का पैर फिसल गया और वह नीचे एक गड्ढे में जा गिरा। कबीर! रिया चीख पड़ी। आयुष बिना सोचे उस गड्ढे की तरफ दौड़ा और नीचे झांकने लगा। नीचे धुंध और धूल के बीच बस हल्की हरकत दिख रही थी। उसने टॉर्च जलाकर नीचे रोशनी फेंकी और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। वहां कीचड़ में एक विशालकाय टेंटिकल जैसी चीज हिल रही थी, जिसकी त्वचा गीली और चिपचिपी थी और उस पर नीली चमकदार धारियां लहर रही थीं। वह धीरे धीरे कबीर की तरफ बढ़ रही थी। आयुष बिना देर किए गड्ढे में कूद गया और कबीर को पकड़कर खींचने लगा।
उसी समय वह टेंटेकल तेजी से उछला और उनके पास की मिट्टी फाड़ दी। दोनों किसी तरह ऊपर की ओर भागे, जबकि नीचे से भारी धमाके और गड़गड़ाहट की आवाजें आती रहीं। ऊपर आते ही मीरा ने अपने भाई को थाम लिया, पर कबीर बुरी तरह कांप रहा था। आयुष की आंखों में दहशत थी। उसने रिया से धीमे स्वर में कहा, वो कोई जीव था जमीन के नीचे, और यह कहते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया। सूरज अब धुंध के पीछे छिप चुका था और आसमान पर राख जैसे बादल छाए थे। परिवार थका हुआ, डरा हुआ और बुरी तरह कांप रहा था। आयुष दूर क्षितिज की ओर देखता है, जहां किसी लोहे की संरचना की झलक दिखती है, जंग लगी टावर जैसी चीज जो आधी जमीन में धंसी हुई थी। वो शायद कोई पुराना स्टेशन है, वह कहता है। उम्मीद की एक किरण लिए वे सब उस दिशा में चल पड़ते हैं। रास्ते में टूटे जहाजों के मलबे और सूखी समुद्री लाशें पड़ी थी। आखिरकार वे उस इमारत तक पहुंचते हैं, एक पुराना ओशन रिसर्च स्टेशन, जिसके ऊपर अब मिट्टी और नमक की परत जम चुकी थी। दरवाजा जोर से खींचने पर चरमराते हुए खुलता है और अंदर एक सड़ांध भरी ठंडी हवा बाहर निकलती है। भीतर टेबल पर बिखरी फाइलें, टूटे कंप्यूटर और दीवारों पर वैज्ञानिक उपकरणों के निशान थे। मीरा एक फाइल उठाती है जिस पर लिखा था ओशन इन्वर्जन प्रोजेक्ट। अंदर की तस्वीरें और डाटा देखकर रिया का चेहरा सख्त पड़ गया। यह कोई साधारण स्टेशन नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी खतरनाक प्रयोग का गुप्त अड्डा हो। तभी कमरे के कोने में इंसानी हड्डियों का ढेर दिखा और सबकी रूह कांप गई। आयुष और रिया टेबल पर पड़ी फाइलों को ध्यान से पढ़ने लगते हैं। उन पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन हर पन्ना किसी खौफनाक राज से भरा था। एक फाइल के कवर पर साफ लिखा था, हाइड्रोमैग्नेटिक शिफ्ट, क्लासिफाइड एक्सपेरिमेंट। पन्ने पलटते ही सामने आया पहला वाक्य, इस प्रयोग का उद्देश्य समुद्र के गुरुत्वीय संतुलन को नियंत्रित करना है, ताकि भविष्य में जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। रिया की सांसें थम गईं। आगे लिखा था कि वैज्ञानिकों ने धरती के मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव कर समुद्र की गहराई में ऊर्जा के प्रवाह को उलटने की कोशिश की थी। यह प्रयोग सफल तो हुआ, लेकिन अस्थिर। अचानक ही एक मैग्नेटिक ओवरलोड हुआ, जिसने समुद्र की पूरी दिशा उलट दी। अब गुरुत्व बल ऊपर नहीं, नीचे की ओर काम कर रहा था, इसलिए सारा पानी गायब हो गया। आयुष की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि इंसानों की गलती है। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, हम खुद अपनी दुनिया के दुश्मन बन गए। और कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया, जैसे फाइलें खुद पछतावे में रो रही हों। अभी वे फाइल पढ़ ही रहे थे कि अचानक स्टेशन की दीवारें हल्के हल्के कांपने लगीं। लोहे की चादरों पर किसी के चलने जैसी आवाज आई, धीमी, भारी और असमान। रिया ने घबराकर अपनी उंगली होंठों पर रखी। सबने सांस रोक ली। कुछ ही पलों में बाहर के गलियारे से अजीब सी फुफकारने की आवाज आई, जैसे कोई सांस ले रहा हो, पर इंसान जैसी नहीं। आयुष ने धीरे से दरवाजे की ओर देखा। छाया हिल रही थी और तभी दरवाजे की दरार से एक गीला चमकता हाथ अंदर आया। उसकी त्वचा पर समुद्री शैवाल चिपके थे और उंगलियां झिल्लीदार थीं। दरवाजा धड़ाम से खुला और सामने खड़ा था एक आधा इंसान, आधा समुद्री जीव, लाल आंखें, गलफड़े फड़फड़ाते और मुंह से झाग निकलती हुई। मीरा चीख उठी। वो चीज कराहती आवाज में कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर शब्द समझ नहीं आते। और फिर एक झटके में वह आयुष पर झपटी। आयुष ने मेटल पाइप से वार किया, पर उसकी ताकत कहीं ज्यादा थी। वे किसी तरह दरवाजा बंद कर अंदर की तरफ भागे। बाहर कई और परछाइयां दिखाई देने लगीं। सी म्यूटेंट्स, शायद वे वही लोग थे जो समुद्र के दबाव में म्यूटेट होकर जिंदा बचे थे। अब वही इंसानियत की आखिरी उम्मीद के शिकारी बन चुके थे। बाहर की दीवारें अब पूरी तरह हिल रही थीं। लोहे की प्लेटें मुड़कर आवाज करने लगीं और उन पर म्यूटेंट्स के वार गूंज रहे थे। रिया ने मीरा और कबीर को अपनी ओर खींचते हुए कहा, पीछे का दरवाजा, जल्दी। दोनों बच्चे डर से कांपते हुए उस तंग कॉरिडोर से भागे। पीछे से फर्श टूटने की आवाज आई। एक म्यूटेंट दीवार फाड़कर अंदर घुस चुका था। उसकी आंखें नीली चमक में जल रही थी। रिया ने पास पड़ा पाइप उठाकर उस पर वार किया, लेकिन वह और उग्र हो गया। आयुष ने बिजली के पैनल के पास जाकर ब्लास्ट ट्रिगर डिवाइस एक्टिव किया। रिया, अब! उसने चिल्लाया। रिया ने बच्चों को बाहर धकेला और आखिरी बार मुड़कर देखा। म्यूटेंट्स दीवारों से अंदर आ रहे थे। उनकी चीखें गलियारों में गूंज रही थीं। अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ।
स्टेशन का पिछला हिस्सा आग और धुएं में घिर गया। लोहा पिघलने लगा। रिया, आयुष और बच्चे नीचे की सुरंग से किसी तरह बाहर भागे। पीछे देखते ही उन्होंने देखा वह पुराना रिसर्च स्टेशन, जो इंसान की सबसे बड़ी गलती का सबूत था, अब राख में बदल रहा था। लेकिन रिया जानती थी खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। असली जंग तो अब शुरू हुई थी। धुएं और राख से घिरे आसमान के बीच वे चारों थके कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनके कपड़े फटे थे, चेहरों पर कालिख और पसीना चिपका हुआ था। अचानक मीरा ने दूर पहाड़ी की तरफ इशारा किया। मां, देखो। सबकी निगाहें उसी दिशा में गईं। दूर एक ऊंची चोटी पर हल्की सी सुनहरी चमक झिलमिला रही थी। आयुष ने दूरबीन से देखा तो उसके होंठों पर राहत की झलक आई। वो सबमरीन है। वही रेडियो वाली आवाज। उनके भीतर एक नई ऊर्जा भर गई। रिया ने बच्चों को संभालते हुए कहा, हमें वहां पहुंचना ही होगा। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा भारी और जहरीली होने लगी। मिट्टी के बीच से भाप उठ रही थी और सल्फर जैसी गंध से गला जलने लगा। नीचे घाटी से सफेद धुआं उठ रहा था, मानो धरती खुद झर उगल रही हो। मीरा का सिर चकराने लगा। कबीर खांसने लगा। आयुष ने अपनी शर्ट फाड़कर सबको मुंह पर बांधने को कहा। यह रास्ता अगर पार नहीं किया तो सब खत्म, उसने दृढ़ आवाज में कहा। सबमरीन अब साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उम्मीद का आखिरी तिनका हो। लेकिन उस तक पहुंचने के बीच फैली थी मौत की वो घाटी, जहां हर सांस एक जंग थी। घाटी में उतरते ही हवा इतनी जहरीली थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। सल्फर और गैस की तेज बू से आंखें जलने लगी। हर कदम पर जमीन से भाप निकलती थी, जैसे धरती अंदर से जल रही हो। मीरा की सांसें अचानक तेज होने लगी। उसका चेहरा नीला पड़ रहा था। वह हांफते हुए बोली, मां, मुझे सांस नहीं आ रही। रिया ने तुरंत अपने बैग से ऑक्सीजन मास्क निकाला, लेकिन वह सिर्फ एक के लिए था। उसने बिना सोचे मीरा के चेहरे पर मास्क लगाया। मां, तुम? मीरा ने रोते हुए पूछा। रिया मुस्कुराई। मां को सांस की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। उसने अपने दोनों बच्चों को ऊपर की तरफ धकेल दिया। आयुष ने उन्हें ऊपर खींचा, लेकिन रिया वहीं नीचे रह गई। उसकी सांसें धीमी होती चली गईं। ऊपर से मीरा चीख रही थी, मां आओ ना। पर नीचे बस धुंध थी और उस धुंध में रिया की परछाई धीरे धीरे मिटती चली गई। कुछ सेकंड बाद बस ऑक्सीजन मास्क की टंकी जमीन पर गिरने की आवाज आई। रिया का चेहरा शांत था, जैसे उसने मौत को भी मात दे दी हो, अपने बच्चों के नाम पर। रिया के बलिदान के बाद आयुष बच्चों को संभालते हुए पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ता है। उनकी सांसें टूट रही थीं, पैर सुन्न हो चुके थे, लेकिन ऊपर उस चमकती सबमरीन तक पहुंचने की उम्मीद उन्हें आगे खींच रही थी। आखिरकार वे चोटी तक पहुंच गए। सबमरीन धूप में चमक रही थी, आधी मिट्टी में ढंसी, मगर अब भी सक्रिय थी। आयुष ने थरथराते हाथों से रेडियो ऑन किया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वही परिचित आवाज सुनाई दी। ये कैप्टन रेनॉल्ड बोल रहा हूं। अगर कोई जिंदा है तो सुनो, समय खत्म हो रहा है। सागर वापस लौट रहा है। आवाज के साथ रेडियो में भारी गड़गड़ाहट गूंज उठी। आयुष ने बच्चों के साथ पहाड़ी की तरफ देखा। दूर क्षितिज पर आसमान फटता हुआ नजर आ रहा था और उस दरार से उठ रही थी एक सैकड़ों मीटर ऊंची लहर, जो पूरी धरती को निगल जाने के लिए आगे बढ़ रही थी। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि सब कुछ उड़ने लगा। मीरा डर से चिल्लाई, पापा, वो लहर! आयुष ने बच्चों को सबमरीन की तरफ धकेलते हुए कहा, अंदर जाओ, जल्दी। अब पानी वापस आ रहा था, लेकिन शांति से नहीं, क्रोध से। यह सिर्फ समंदर की वापसी नहीं थी, यह धरती का बदला था। लहर अब और नजदीक थी, इतनी ऊंची कि आसमान का आधा हिस्सा ढक चुकी थी। हवा के झोंकों ने सबमरीन के आसपास की मिट्टी उड़ा दी और गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि जमीन तक कांप उठी। आयुष ने पूरी ताकत से सबमरीन का हैच खोला और मीरा कबीर को अंदर धकेला। पापा, आप भी आओ, मीरा चिल्लाई। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। आयुष मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ था। तुम दोनों अब हमारी कहानी जिंदा रखोगे, उसने कहा और अंदर का लीवर खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। मीरा और कबीर अंदर से दरवाजा पीटते रहे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आयुष बाहर खड़ा लहर की तरफ देख रहा था, मानो किसी अनजाने फैसले को स्वीकार कर चुका हो। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, रिया, बच्चों का ख्याल रखना। अगले ही पल आसमान और धरती के बीच की दूरी मिट गई। वो विशाल लहर दीवार की तरह आगे बढ़ी,
और एक गर्जना के साथ सब कुछ निकल गई। पानी, हवा, मिट्टी सब एक हो गए। कुछ पल बाद बस नीले सन्नाटे का महासागर था, जिसमें इंसानियत का आखिरी निशान भी बह चुका था। धीरे धीरे सबमरीन के अंदर सन्नाटा फैल गया था। अंधेरे में बस मशीनों की हल्की बीप सुनाई दे रही थी। मीरा की आंखें खुली, उसकी सांस भारी थी, शरीर सुन्न पड़ा था। कुछ पलों बाद उसे याद आया, लहर, पापा और वो आखिरी पल। उसने झटके से खिड़की की ओर देखा। बाहर अनंत जलराशि थी, मगर वह समुद्र अब वैसा नहीं था। उसकी लहरें नीली नहीं, काली थी, इतनी गहरी कि भीतर तक डर समा जाए। सबमरीन धीरे धीरे किसी पुराने शहर के ऊपर तैर रही थी। टूटी इमारतें, आधे डूबे पुल और लाइट पोस्टों से उलझी लाशें अब सिर्फ परछाइयों में रह गई थीं। लेकिन जब मीरा ने ध्यान से नीचे देखा तो उसकी रूह कांप उठी। पानी के भीतर अब इंसान नहीं, बल्कि अजीब चमकते जीव तैर रहे थे। उनकी आंखें पारदर्शी थीं और शरीर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे वो नई नस्ल की शुरुआत हो। कबीर ने कांपती आवाज में पूछा, क्या अब हम अकेले हैं? मीरा ने कांच पर हाथ रखकर धीरे से कहा, समुद्र लौट आया है, लेकिन अब यह हमारा नहीं रहा। दूर अंधेरे में कोई विशाल छाया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। संकेत कि यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये कहानी दोस्तों मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और बहुत डरावनी भी थी। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं हम एक और नई कहानी के साथ।